हेलो एवरीवन। द चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है द न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815. Till now, we have studied that how liberal nationalism was spreading in Europe. Middle class was fighting against aristocratic monarchy and demanding for liberalism and the nation state. In this video, our topic is a new conservatism after 1815. न्यू कंजर्वेटिज्म कंजर्वेटिज्म का क्या मतलब है? न्यू कंजर्वेटिज्म के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। कंजर्वेटिज्म को समझने की कोशिश करिए। कंजर्वेटिज्म आइडियोलॉजी जो है वो टोटली डिफरेंट फ्रॉम द लिबरलिज्म है। लिबरलिज्म जो है वो फ्रीडम की बात करती है, जबकि कंजर्वेटिज्म बहुत ही ऑर्थोडॉक्स कंजर्व एंड रूढ़िवाद किस्म के लोग जो चेंज नहीं चाहते थे। Conservatism, it means a political philosophy that stressed the importance of the tradition, established institutions, and customs, and preferred a gradual development, gradual change. They never believed in a quick change in the society. After 1815 means after the defeat of Napoleon in 1815. Napoleon was badly defeated by the combined power of Britain, Russia, Prussia, and Austria in the Battle of Waterloo. After defeat of Napoleon, जब नेपोलियन की हार हो गई तो एक नया न्यू एरा, ठीक है, एक नया समय शुरू हुआ। न्यू एरा इट वॉज स्टार्टेड बाय हूम? The European power, the Britain, Russia, Prussia, Austria, they brought a new conservatism. अभी तक लिबरलिज्म की लड़ाई चल रही थी यूरोप में, फ्रांस में। लोग इंस्पायर हो रहे थे नए चेंजेस से, लिबरलिज्म, फ्रीडम, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी की बातों से। लेकिन अचानक क्या हुआ? 1815 के बाद नेपोलियन की हार हुई। चार बड़े पावर्स जो यूरोप के थे, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, इन्होंने डिफीट करा। डिफीट करने के बाद क्या हुआ? न्यू कंजर्वेटिज्म आया। कंजर्वेटिव्स जो थे वो किस चीज पे बिलीव करते थे? मोनार्की, चर्च, सोशल हायरार्की, कौन बड़ा है कौन छोटा है, प्रॉपर्टी एंड फैमिली, इट शुड बी प्रिजर्व। जो पुराने ट्रेडिशंस है वो प्रिजर्व रहे। लेकिन 1815 के बाद एक चेंज आया। वो चेंज क्या था? मोस्ट ऑफ द कंजर्वेटिव were not in favor to return to the society of pre-revolutionary days, pre-revolutionary time. प्री-रेवोल्यूशनरी टाइम कौन सा हुआ? फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले का समय। उस समय पर जो कंजर्वेटिव्स के ख्यालात थे, जो उनकी आइडियोलॉजी थी, बहुत ही रिजिड जो आइडियोलॉजी थी उनकी कंजर्वेटिव्स की, उस तरह से अब वो नहीं जीना चाहते थे। कंजर्वेटिव्स थे, कंजर्वेटिज्म था, लेकिन what they realized, उन्होंने ये रियलाइज करा कि whatever changes it was made by Napoleon, it can strengthen the traditional institutions like monarchy and the church. अगर नेपोलियन के द्वारा कोई भी जो चेंज किया गया है मॉडर्नाइजेशन का, अगर उसको साथ लेकर के चलते हैं, तो ऑटोक्रेटिक मोनार्की को जो स्टैब्लिश करना चाह रहे थे दोबारा कंजर्वेटिव्स, ठीक है, कंजर्वेटिव्स लोग जो चाहते थे इस चीज को, मोनार्की को दोबारा स्टैब्लिश करा जाए, तो ये ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी अगर नेपोलियन द्वारा जो चेंजेस लाए गए हैं उसको भी साथ लेके चला जाए। The changes initiated by the Napoleon was the modernization. For the modernizations were the modern army, an effective bureaucracy, a dynamic economic, the abolition of the feudalism and the serfdom. तो एक मॉडर्न आर्मी जहाँ एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी काम कर रही हो और एक डायनेमिक इकोनॉमिक चेंजेस को वो साथ लेकर के चलना चाहते थे, और यही था न्यू कंजर्वेटिज्म। न्यू कंजर्वेटिज्म
पुराने जो कंजर्वेटिव्स की जो बात कर रहे हैं, सिर्फ कंजर्वेटिज्म की जो बात हम करते हैं, तो वो मोनार्की, चर्च, सोशल हायरार्की में बिलीव करते थे। लेकिन जो अब नया एरा शुरू हुआ 1815 के बाद, न्यू कंजर्वेटिज्म का, ठीक है, उसमें क्या था, दे रियलाइज दैट ऑल द मॉडर्न थिंग्स which was brought by Napoleon could strengthen the autocratic monarchies of Europe. Fine, I hope that it's clear to you that what does a new conservatism it means. Okay. Now, Britain, Russia, Prussia, and Australia collectively defeated Napoleon. ओके, तो अब क्या हुआ कि इन चारों पावरफुल यूरोपियन जो जगह थी, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, इनके जितने रिप्रेजेंटेटिव्स थे, इन्होंने एक मीटिंग करी। एक मीटिंग कहाँ करी? वियना में करी। ठीक है, मीटिंग वियना में जो करी, वहाँ पे एक समझौता जो है उन्होंने साइन करा। समझौता मतलब ट्रीटी ऑफ वियना, इसको ट्रीटी ऑफ वियना बोलते हैं। ट्रीटी ऑफ वियना 1815 में इट वाज साइन बाय ब्रिटेन, Russia, Prussia, and Austria. Fine. The Congress was hosted by Austrian Duke Metternich. द कांग्रेस का मतलब कि एक महासभा, एक मीटिंग, ठीक है, एक मीटिंग होस्ट करी गई। किसके द्वारा करी गई? एक ऑस्ट्रियन ड्यूक मतलब प्रिंस, उसका नाम क्या था? मैटरनिच। ठीक है, the Congress was hosted by the Austrian Duke Metternich. अब सभी लोग मिले हैं, एक समझौता जो साइन करा इन्होंने, तो कुछ तो इन्होंने समझौता किया होगा, है ना? अब वो समझौता क्या था? ठीक है, ट्रीटी ऑफ वियना जो साइन करा गया, तो उन्होंने क्या स्टेप ले थे? ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? मेन ऑब्जेक्टिव ये था, जो कुछ भी नेपोलियन ने किया था, अब उस सब चीज़ को भूल जाओ, उसको ख़त्म करो। ठीक है, और जो फ्रांस में उन्होंने अपनी टेरिटोरियल एक्सपेंशन करी थी, जो एनेक्स किया था, किसने किया था? नेपोलियन ने। तो वो सब चीज़ें अब डिसॉल्व हो जाएगी, अब ख़त्म हो जाएगी। और जो बर्बन डायनेस्टी वॉज रिस्टोर्ड इन फ्रांस। देखो, फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले बर्बन डायनेस्टी जो थी वो पहले रूल करती थी। डायनेस्टी आप समझ रहे हैं ना? ठीक है, राजा का बेटा राजा, तो एक बॉर्बन डायनेस्टी थी। जैसे हमारे यहाँ भी हिंदुस्तान की अगर बात करें, जैसे मुगल एम्पायर हुआ करता था, ठीक है, तो उनके बच्चे आगे आगे के राज करते थे, वैसे ही एक बॉर्बन डायनेस्टी हुआ करती थी फ्रांस में। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले जो है बॉर्बन डायनेस्टी रूल करती थी, लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम जो है इस बॉर्बन डायनेस्टी को उखाड़ फेंका था। लेकिन अब ट्रीटी ऑफ वियना जब साइन हुई, तो बॉर्बन डायनेस्टी को फिर से रिस्टोर करा गया। फाइन। अब क्या था कि फ्रांस की जो बाउंड्री जो थी, उसके आसपास आसपास एक कुछ स्टेट्स ऐसे बना दी गई, ऐसे सेटअप कर दी गई, जो फ्रांस को अब एक्सपेंड होने से रोकेगा। ठीक है, अगर फ्रांस के लोगों ने फिर से सर उठाया कि अब हम टेरिटोरियल एक्सपेंशन करेंगे, ठीक है, तो उस सब चीज पे एक चेक, एक रोक रखने के लिए कुछ स्टेट्स को उनके आसपास जो उनके बाउंड्रीज पे सेट करा गया। उस सीरीज ऑफ स्टेट वाज सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ द फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। ठीक है, अब सभी लोग जो चारों पावर, यूरोपियन पावर मिल करके जो हराए थे नेपोलियन को, तो नेचुरली इन लोगों का अपना फायदा भी रहा होगा। ठीक है, ट्रीटी ऑफ वियना में जो उन्होंने साइन करा, तो साइन करने पे एक तो बर्बन डायनेस्टी को इन्होंने रिस्टोर किया, और फ्रांस का जो बाउंड्री थे वहाँ पे कई स्टेट्स को उस बाउंड्री पे सेटअप करा गया। ठीक है, प्रोटेक्शन के तौर पे कि अब ये एक्सपेंड ना कर पाए। अगर एक्सपेंड अगर करते हैं तो आगे लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और फ्रांस को रोका जाएगा। तो ऐसे में क्या हुआ कि अब देखो, पर्शिया को न्यू टेरिटरीज मिल गई वेस्टर्न फ्रंटियर में, ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली मिल गई, रशिया को पोलैंड मिल गया, ऑस्ट्रिया को क्या मिला? नॉर्दर्न इटली मिली। और जर्मन कॉन्फेडरेशन जो 39 स्टेट्स था वो अनटच्ड था। इट वाज स्टैब्लिश्ड बाय नेपोलियन। फाइन। अब क्या था? मेन आइडिया वाज टू रीस्टोर द मोनार्किज्म। ऑटोक्रेटिक मोनार्की को रीस्टोर करने की बात हो रही थी। ठीक है, और जो नेपोलियन ने जो कुछ भी सेटअप करा था उसको खत्म करने की बात थी।
and created a new conservatism in Europe. यूरोप में नए कंजर्वेटिज्म को स्टैब्लिश करने की बात चल रही थी. नाउ द न्यू एरा ऑफ द न्यू कंजर्वेटिज्म, it was started by the Britain, Russia, Persia and Austria. They wanted a new conservatism after 1815. They wanted to preserve autocratic monarchy, the church, the social hierarchy. ये सब चीजें वो फिर से स्टैब्लिश करना चाहते थे. और सबसे बड़ी बात थी कि जो मोनार्किज्म जो थी, अब जो स्टैब्लिश कर रहे थे, उन्होंने जीरो टॉलरेंस को अपनाया. दे डिड नॉट टॉलरेटेड द क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉमन पीपल. जीरो टॉलरेंस. अगर किसी ने कुछ डिसएग्री करा रूलिंग पार्टी के लिए, मोनार्की के खिलाफ कोई बात कही, कोई भी ऐसा स्टेप उठाया जो कि मोनार्किज्म के टोटली खिलाफ और लिबरलिज्म की बात कर दी किसी ने, तो यूँ समझ लीजिए कि जीरो टॉलरेंस को फॉलो करा जा रहा था. मतलब ऐसे लोगों का टोटल खात्मा, खत्म हो जाएंगे ऐसे लोग. No disagreement and sought to suppress the activities that question the legitimacy of the autocratic government. Autocratic government के अथॉरिटी को अगर कोई चैलेंज करता है, चर्च की बातों को कोई नकारता है, अगर उस पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाता है, तो अब जीरो टॉलरेंस को फॉलो करने की बात हुई. कब हुई है? न्यू कंजर्वेटिज्म एरा में. एक नया एरा जो शुरू हुआ, जो नया समय जब शुरू हुआ आफ्टर 1815 में, 1815 में, न्यू कंजर्वेटिज्म इन यूरोप. यहाँ पर अब जीरो टॉलरेंस की बात चल रही थी. इसके अलावा आप देखेंगे सेंसरशिप लॉ इट वाज पास्ड. सेंसरशिप लॉ इट वाज इम्पोज्ड ऑन द प्रिंट्स. प्रिंट्स का मतलब कि किताबों पे, पैम्फलेट्स पे, न्यूज़पेपर पे, ठीक है, इन सब चीज़ों पे. सिर्फ यही नहीं, कोई अगर ड्रामा के थ्रू, प्ले के थ्रू, अपने गीत संगीत के थ्रू, नृत्य के थ्रू अगर कोई बात लिबरलिज्म की कर रहा है या ऑटोक्रेटिक मोनार्किज्म के खिलाफ में अगर वो बात जा रही है, तो उस पर टोटल सेंसरशिप था. मतलब कंप्लीट चेक था उनके ऊपर. कोई भी न्यूज़पेपर, बुक्स, कोई भी प्ले, कोई सॉन्ग, कोई पोएम, कोई भी विचारधारा, कोई भी एक्सप्रेशन ऐसी ना हो जो कि ऑटोक्रेटिक मोनार्की के खिलाफ में जा रही हो. तो दैट वाज अ कंप्लीट सेंसरशिप. Okay, the censorship law it was imposed to control the newspaper, books, plays and the songs. ठीक है. अब लिबरलिज्म के ऊपर एक टोटल कंप्लीट चेक था. लेकिन सेंसरशिप जो प्रिंट और प्रेस के ऊपर जो लगाया हुआ था, ठीक है, उसको बहुत स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करा. किसने? लिबरल नेशनलिस्ट्स ने. जो लिबरलिज्म ख्यालात के लोग थे, ठीक है, लिबरल लोग जो थे, नेशनलिस्ट लोग थे, जो नेशन स्टेट चाहते थे, उन्होंने जो प्रिंट के ऊपर जो सेंसरशिप लगाई थी उसकी आलोचना करी. जो न्यू कंजर्वेटिज्म एरा जो शुरू हुआ था, वहाँ पे ऑटोक्रेटिक मोनार्किज्म जो स्टैब्लिश करने की बात हो रही थी और चर्च को स्टैब्लिश फिर से उसकी पावर को रिस्टोर करा जा रहा था, वो लोग इस चीज़ के फेवर में नहीं थे कि लिबरलिज्म अपना सर उठाएं. और फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो कुछ हुआ था उसके बारे में डिस्कस करें. लेकिन फिर भी मेमोरीज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन कंटिन्यू टू इंस्पायर द लिबरल्स. ठीक है. अब रुक तो नहीं गया ना, यादगारें तो खत्म नहीं हुई, तो लोग याद रखते थे. और उन फिर इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से रिवोल्यूशनरीज फिर सामने आए और अपने अपने उन्होंने काम को बढ़ावा दिया. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. थैंक यू.